अब हम लोग आते हैं इवेंट्स पर कि इवेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं। तो 7 इयर्स ऑफ वॉर खत्म होने के बाद अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कि स्टाम्प ड्यूटी लगाया। स्टाम्प एक्ट के थ्रू स्टाम्प ड्यूटी लगाया। तो स्टाम्प ड्यूटी में क्या था कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं, इम्पोज टैक्स ऑन ऑल पेपर डॉक्यूमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल आपका विल है, डीड है, इवन न्यूज़पेपर है, इन सारे चीज़ों पर भी इन लोगों ने क्या किया, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने टैक्स लगाना शुरू किया। यानी कि इस तरह के हर पेपर क्या होंगे, एक स्टाम्प्ड होंगे और उस स्टाम्प के बदले में आपको पैसा देना पड़ेगा। तो एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है जो कि आपको देना पड़ेगा, और ये टैक्स डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के पास जाएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये पहली बार जो है एक डायरेक्ट टैक्स जो है ब्रिटिशर्स ने लगाया। इससे पहले केवल वो पॉलिसी, ट्रेड पॉलिसी को अफेक्ट करते थे, और जो डायरेक्ट टैक्सेशन का पार्ट था वो जो था लोकली इलेक्टेड गवर्नमेंट वो देखता था। तो दिस थिंग जो है ना, ये जो चीज़ है ये इनरेज किया लोगों को, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि एक ग्रुप है सन्स ऑफ लिबर्टी। ये ग्रुप कई बार आएगा तो उस हिसाब से ध्यान में दे के रखना। तो ये सन्स ऑफ लिबर्टी का ग्रुप क्या है, ये बेसिकली जो लोकल ट्रेडर हैं, मर्चेंट्स हैं ना, जो वेल ऑफ हैं, एक तरह से सीक्रेट सोसाइटी टाइप का था, जो कि क्या करता था, इस तरह के डायरेक्ट टैक्सेस को, मतलब ये कंटिन्यू करेगा आगे के पीरियड में भी, तो डायरेक्ट टैक्स जैसे एक्टिविटीज़ को ये उसके अगेंस्ट में मोबिलाइज करता था। और फाइनली हम देखेंगे टाउनसेंड एक्ट जब आएगा कि उसमें इसने इंपोर्ट करने को भी रोकने के लिए सजेस्ट किया। तो सन्स ऑफ लिबर्टी ने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया प्रोटेस्ट इस आइडिया के अगेंस्ट। ये खास करके ये लोग बॉस्टन में काफ़ी एक्टिव थे, जैसे बॉस्टन टी पार्टी में भी सैमुअल एडम्स इसके मेंबर हैं, जिसने कि बॉस्टन टी पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाया था। तो ये जो लोग क्या कर रहे थे कि इन लोगों ने परेड निकाला, और ख़ास करके इन लोगों ने जो भी स्टाम्प लगाने वाली जो अथॉरिटी होती थी, जो भी पर्सन होता था, उसको डराते थे ये लोग। उसका एफिजी लाते थे, जला देते थे, डिकैपिटेट कर देते थे ताकि डर जाएं। तो बॉस्टन में इन लोगों ने शुरू क्या किया कि इस तरह का परेड निकाला था। तो इस तरह का जब होने लग गया तो फाइनली 1 साल बाद स्टाम्प एक्ट को वापस ले लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ठीक है। स्टाम्प एक्ट को फाइनली ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वापस ले लिया। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि स्टाम्प एक्ट ने एक ट्रेडिशन चालू किया जहाँ की ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट डायरेक्ट टैक्स लगाने लगी। तो इन सन्स ऑफ लिबर्टी ने ही आइडियाज़ को, ये जो आइडिया है कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाले जैसे स्लोगन को प्रमोट किया है, ठीक है ना। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाले स्लोगन को यही लोग लेके आए थे, सन्स ऑफ लिबर्टी लेके आए थे, खास करके बॉस्टन में रिवोल्ट करते समय, ठीक है। तो ये इनका रोल है। तो स्टाम्प एक्ट बाद में रिपील हो गया, बट स्टाम्प एक्ट रिपील करते समय ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये असर्ट करने के लिए कि नहीं, हमारा इक्वल राइट है कॉलोनी पर भी टैक्स लगाने का, एक डिक्लेरेटरी एक्ट लाए ये लोग। तो ये डिक्लेरेटरी एक्ट क्या करता है, ये कुछ नहीं, ये टैक्स वैक्स नहीं लगाता, ये सिंपल एक डिक्लेरेशन है। और वो ये डिक्लेरेशन है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास सेम अथॉरिटी है टैक्स करने का अमेरिकन कॉलोनीज को, जस्ट लाइक उनको जो है ब्रिटेन को टैक्स करने का राइट है। यानी कि वो असर्ट कर रहे हैं कि ये जो तुम नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन बोल रहे हो, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट टैक्स लगाते रहेंगे बिकॉज वी हैव द अथॉरिटी कॉलोनीज के ऊपर टैक्स लगाने का। तो ये डिक्लेरेटरी एक्ट था। उसके बाद डिक्लेरेटरी स्टाम्प एक्ट तो इन्होंने विड्रॉ कर लिया, लेकिन इनको तो रेवेन्यू चाहिए था। तो रेवेन्यू के लिए टाउनसेंड एक्ट आया। टाउनसेंड जो है नाम है पर्सन का जिसने कि ये एक्ट्स प्रपोज किए थे, और इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ये था कि रेवेन्यू कलेक्ट करना। तो इन लोगों ने क्या किया, इस सीरीज ऑफ गुड्स, फॉर एग्जांपल ग्लास, लेड,
टी, पेपर, पेंट। इन आइटम्स पे इन्होंने टैक्स लगाना शुरू किया कि जब भी ये आइटम आप जो है इंपोर्ट कीजिएगा ब्रिटेन से, ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो आपको हायर टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। और होल पर्पस था कि रेवेन्यू जनरेट करना। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि ये वैसे आइटम्स हैं जो कि उनको पता है कि कॉलोनीज खुद पैदा नहीं करेंगी, तो इसका इंपोर्ट करेंगे ही। और जब इनका इंपोर्ट करेंगी तो हम क्या करेंगे, इस पर टैक्स लेके इससे अपना रेवेन्यू बढ़ाएंगे। अब क्या हुआ कि जब ऐसा हुआ तो ये डिक्लेरेटरी एक्ट ने कहीं ना कहीं इंसाइट किया था, बिकॉज नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन के ये वायलेशन में था, और ये टाउनशेंड एक्ट। तो ये दोनों एक हॉट पॉइंट बन गया। मतलब एक तरह से क्या कर रहे हैं, ब्रिटेन एकदम ओपन डिफाइंस में पहुंच गया है, ठीक है, कि हम तो लगाएंगे ही टैक्स, और उसने लगाकर दिखा भी दिया कि ये टैक्स हम लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि इन लोगों ने सन्स ऑफ लिबर्टी वापस एक्टिव होगा, और सन्स ऑफ लिबर्टी ने घोषणा किया, ऑर्गेनाइज किया और बोला कि टाउनशेंड एक्ट के विरोध में कि हम लोग अमेरिका कुछ भी कर ले, ये सारे सामान जो है हम मंगाएंगे ही नहीं, वी विल बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। इन लोगों ने ब्रिटिश गुड को बॉयकॉट करने का सोच लिया। अब इसी केस में बॉस्टन मास्कर का इवेंट हुआ है। अब क्या हुआ कि लोग जो हैं, जो अमेरिकन कॉलोनीज हैं, एग्रीव्ड हैं इन दोनों एक्ट से। बॉस्टन एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था जहाँ पे कि काफ़ी सारा इंपोर्ट होता था, ठीक है। और तो बॉस्टन मास्कर में क्या हुआ कि अब जो लोग कॉलोनीज के हैं, जो लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक तो सन्स ऑफ लिबर्टी के लीडरशिप में जो है इंपोर्ट रोक रहे हैं कि ठीक है हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। साथ में ये लोग क्या कर रहे हैं, जो भी दुकान जो है ब्रिटिश सामान बेच रहा है, जैसे इंडिया में होता था, तो उसका विरोध कर रहे हैं, उसका शटर गिरा दे रहे हैं, उसका सामान पिकेट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इन सब चीज़ों से एग्रीव्ड होके इंग्लैंड ने 2000 का ब्रिटिश ट्रूप वहाँ पे इस्टेब्लिश कर दिया, कि 2000 ब्रिटिश ट्रूप भेज दिया। बॉस्टन का टोटल पॉपुलेशन ही जो था वो करीब आपका पॉपुलेशन 16,000 का था। 16,000 लोगों को एक तरह से कंट्रोल करने के लिए उसने 2000 आर्म ट्रूप्स भेज दिया। इससे क्या हुआ, और भी एग्रीव्ड हो गए बॉस्टन के लोग। तो ये जो थोड़ा बहुत झड़प होते रहता है बिटवीन सिंपैथाइजर ऑफ ब्रिटेन एंड ब्रिटिश आर्मी और जो लोग रिवॉल्यूशनरी हैं उनके बीच में, ये थोड़ा बहुत चलते रहता था स्किर्मिश, ठीक है। तो ये बॉस्टन मास्कर के दिन क्या हुआ था कि इसी तरह का थोड़ा बहुत स्किर्मिश चल रहा था, थोड़ा बहुत बाताबाती चल रहा था, विच फाइनली लेड टू ओपन गन फायर, ठीक है। थोड़ा थोड़ा बाताबाती हुआ, दोनों साइड थोड़ा हीटेड अप हो गए। फिर क्या हुआ कि जो लोग विरोध करते हैं कॉलोनी वाले, उन लोगों ने उनका जो पोर्ट का जो साइट है वो चारों बगल से घेर लिया। फिर आर्मी ने क्या किया, गलती से किसी ने एक गोली छोड़ी, बाद में लोगों ने गोली छोड़ना शुरू कर दिया, एंड फाइनली इट लेड टू किलिंग ऑफ 5 पर्सन्स, ठीक है। और ये बॉस्टन मास्कर कहलाता है। तो एक सिंपल सा ब्रॉल था, मतलब ऐसा कोई बहुत ऑर्गेनाइज्ड और प्लान नहीं था, बट इस चीज़ ने फर्दर एग्रीव्ड किया कॉलोनीज को, क्योंकि उनको लगने लगा कि ये लोग फोर्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बॉस्टन मास्कर की ये कहानी है। जिस टाइम बॉस्टन मास्कर हुआ है, जिस दिन बॉस्टन मास्कर हुआ है, उसी दिन पैरेलल में जब अंग्रेज़ों को लगा कि ये टाउनशेंड एक्ट बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा है, क्योंकि सॉलिडारिटी बन रही थी, डेवलप हो रही थी, जहाँ की हो रहा था कि ब्रिटिश गुड्स को मंगाया ही नहीं जाए, तो लॉर्ड नॉर्थ ने कुछ कुछ सजेशन प्रपोज कर, बोला कि सारे चीज़ों पर टैक्स हटा दो, केवल टी पर रहने दो। और उसका कारण ये था कि बाकी चीज़ वैसे भी क्वांटिटी में ज़्यादा इंपोर्ट नहीं करती थी कॉलोनी, मेनली टी करती थी, ठीक है। तो उनको लगा कि ठीक है, एक तरह से चलो खुश कर दो कि बाकी चीज़ का हटा रहे हैं टैक्स, केवल टी पे टैक्स रहने दिया। और टी पे एक और कारण था टैक्स रहने देने का, कि उस साल टी का जो था बम्पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने परचेज किया था, और उस माल को, स्टॉक को भी कहीं ना कहीं एंड करना था, ठीक है। साथ में ये एक सिग्नल भी देता कि नहीं, वी आर नॉट रिट्रैक्टिंग बैक फ्रॉम डिक्लेरेटरी एक्ट,
जो कि हमने कहा है कि हम आपको टैक्स कर सकते हैं, तो उससे भी पीछे नहीं हटना है, तो ये दिखाना है कि हम आपको टैक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भी टी पे टैक्स इन्होंने रहने दिया। अब क्या हुआ कि टी पे टैक्स रहने दिया, तो इसके विरोध में, टाउनशेंड एक्ट के विरोध में बोस्टन मास्कर हुआ था, और टी वाले टैक्स के विरोध में, टी पे जो टैक्स रहने दिया, बाकी चीजों पर टैक्स हटा लिया, इसके विरोध में बोस्टन टी पार्टी हुई है। तो बोस्टन टी पार्टी में क्या हुआ था कि लोग तो ऑलरेडी एग्रीड थे टी से, तो उनका था कि किसी तरह से हमको प्रोटेस्ट अपना जताना है, तो उसके लिए उन लोगों ने क्या किया, खास करके फिर से सन्स ऑफ लिबर्टी पे आएंगे, जिसमें कि सैमुअल एडम्स था। ये लोग क्या किए, प्रॉपरली ड्रेसअप हुए लाइक रेड इंडियंस, और ये लोग क्या है कि सामान अनलोड करने वाले की तरह तैयार होकर उनके गेटअप में आकर ये लोग जहाज़ पर चढ़े, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंसाइनमेंट था, जो बाहर से आया था सामान, वो सारा का सारा इन्होंने टी क्या किया, समुद्र में जाके डंप कर दिया। तो इसी इवेंट को हम लोग क्या कहते हैं, बोस्टन टी पार्टी कहते हैं। और ये मेनली लॉर्ड नॉर्थ का जो टी पर टैक्स रिटेन किया गया था उसके विरोध में था कि हम आपको टैक्स देंगे ही नहीं। अब क्या है, इसके काउंटर में इस चीज से गुस्सा होकर इन्होंने, इंग्लैंड वालों ने क्या किया कि कोअर्सिव एक्ट्स, या इसको इनटॉलरेबल एक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, कुछ नहीं है कि स्ट्रॉन्ग आर्मी का प्रेजेंस बढ़ाएंगे और भी कुछ कुछ लॉज, क्योंकि ये बोस्टन टी पार्टी के इंसिडेंट के बाद बोस्टन के एरिया को कर्व करने के लिए या इन जनरल स्ट्रॉन्ग आर्मी प्रेजेंस बनाने के लिए इन्होंने कई सारे एक्ट्स लाए। उन सारे एक्ट्स को कोअर्सिव एक्ट्स भी बोलते हैं, और कॉलोनीज इनको इनटॉलरेबल एक्ट बोलती थी। तो ये मेन इवेंट है, इसके बाद से हमारा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस चालू होगा। बट जस्ट समराइज कर रहा हूँ इवेंट्स को। पहला इवेंट है स्टाम्प एक्ट लगाया, विच वॉज इन क्लियर कट वायलेशन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट टाइम इंग्लैंड इम्पोज डायरेक्ट टैक्स ऑन द कॉलोनीज, ठीक है। लेकिन सन्स ऑफ लिबर्टी के प्रोटेस्ट के कारण, या फिर आप इन जनरल बोल सकते हैं एक डिसकंटेंट के कारण, बाद में स्टाम्प एक्ट हटाकर जो है सबसे पहले इन लोगों ने क्या क्या डिक्लेरेटरी एक्ट लाया, जिसमें कि इन लोगों ने क्लियर किया कॉलोनीज के दिमाग से कि नहीं, हम तो टैक्स लगाएंगे ही, डायरेक्ट टैक्स। फिर इनका पैसा कलेक्ट करने के लिए स्टाम्प एक्ट के बाद इन्होंने टाउनशेंड एक्ट लाया। टाउनशेंड एक्ट में इन्होंने ग्लास, लेड, टी एंड पेपर एंड पेंट पे टैक्स लगाया। फिर क्या हुआ कि उसके अपोजिशन में बोस्टन मास्कर हुआ, क्योंकि वहाँ पर जो था 2000 आर्मी आ गई थी कंट्रोल करने के लिए। 16,000 जो बोस्टन का पॉपुलेशन था उसको कंट्रोल करने के लिए बाताबाती होते होते झगड़ा हो गया, गोलीबारी चल गई, उसी को बोस्टन मास्कर कहते हैं, ठीक है। 5 आदमी मरे, उसको इन्होंने बोस्टन मास्कर बोल दिया। मतलब बताइए प्रोपेगेंडा कितना ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पर, नॉर्थ। जब जिस दिन बोस्टन मास्कर हो रहा था उसी दिन नॉर्थ ने बोला, सजेशन दिया कि देखो इतने चीज़ पे टैक्स लगा रहे हो, इसीलिए कॉलोनीज एग्रीड है, ऐसा करो कि केवल टी पे रहने दो, हमारा पैसा ज़्यादातर तो उसी से आता है, तो टी पे पैसा रहने दो। तो टी पे टैक्स रहने दिया। और इसके विरोध में बोस्टन टी पार्टी हुई सैमुअल एडम्स के लीडरशिप में, जो अगेन सन्स ऑफ लिबर्टी का पार्ट है, ठीक है। तो ये लोग रेड इंडियंस टाइप से ड्रेस पहने, पूरा का पूरा जहाज जो कंसाइनमेंट था चाय का वो इन्होंने पानी में फेंक दिया। अब इससे गुस्सा कर ए सीरीज ऑफ एक्ट्स इस तरह की टेंडेंसी को कंट्रोल करने के लिए अंग्रेजों ने लाया, और उन सारे एक्ट्स को कोअर्सिव एक्ट्स या इनटॉलरेबल एक्ट कहते हैं। इस पॉइंट के बाद से हमारा कॉन्टिनेंटल कांग्रेस शुरू होगा। क्यों? क्योंकि जब ये कोअर्सिव एक्ट्स लाया तो इससे पूरी की पूरी कॉलोनी जो हैं एग्रीव्ड हो गई, और उनको लगा कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन जो है कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया है और अब कुछ काम करने की ज़रूरत है। तो जो पहला कॉन्टिनेंटल कांग्रेस बुलाया गया था वो इसलिए बुलाया गया था क्योंकि कोअर्सिव एक्ट्स जो था कॉलोनीज को लगने लग गया, 13 कॉलोनीज को लगने लग गया कि कहीं ना कहीं टू मच है। मतलब
इंग्लैंड जो है कहीं ना कहीं दे हैव गॉन टू फार, ठीक है। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस फिलाडेल्फिया में बुलाया गया था, और जैसा कि मैंने बताया 1774 में बताया बुलाया गया, ठीक है। और इसमें 13 कॉलोनी आई थी एक्सेप्ट जॉर्जिया। जॉर्जिया उस वक्त नेटिव इंडियन से लड़ाई कर रहा था, इसलिए वो नहीं आ पाया था। तो इसमें 13 कॉलोनी आई थी एक्सेप्ट जॉर्जिया। इसमें डिस्कशन चालू हुआ, और मेन जो आइडिया था इट वाज अगेंस्ट कि इंटॉलरेबल एक्ट के थ्रू अंग्रेज जो हैं बहुत ज़्यादा दूर चले गए, ब्रिटेन बहुत ज़्यादा दूर चला गया, इसके अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर इन लोगों ने जो डिस्कशन किया उसका जो फाइनल कंक्लूजन निकला वो मैं बता रहा हूँ। बेसिकली सबसे पहले इन लोगों ने, ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंस सीख किया, इन लोगों ने इंग्लैंड के प्रति अपनी लॉयल्टी शो की, जाहिर किया कि नहीं नहीं हम आपके साथ हैं, इंडिपेंडेंस नहीं सीख कर रहे हैं। बट इन लोगों ने ये क्लियर किया कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को हमारे यहाँ टैक्स लगाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। पहला चीज़ क्या कंक्लूड किया इन्होंने कि दे टोटली डिस्प्यूटेड कि ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज़ नो राइट टू टैक्स कॉलोनीज। ये जो टैक्सेशन होगा ये जो लोकल गवर्नमेंट है यही लगा सकता है, पहली चीज। दूसरी चीज इन्होंने कहा कि अगर आप कोअर्सिव एक्ट्स को वापस नहीं लेते हैं, अगर आप कोअर्सिव एक्ट्स को वापस नहीं लेते हैं तो हम आपके यहाँ से सामान नहीं मंगाएंगे, विल स्टॉप इंपोर्टिंग गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, अगर कोअर्सिव एक्ट्स को रिपील नहीं किया जाता है। तीसरा इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम लोगों को फ्यूचर के लिए एक कॉलोनियल मिलिशिया तैयार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको पता चल रहा था कि इंग्लैंड जो है प्रोग्रेसिवली क्या कर रहा था, अपने आइडियाज़ को इन्फोर्स करने के लिए आर्मी का प्लेसमेंट कर रहा है। तो कॉलोनियल मिलिशिया तैयार करने की भी बात हुई। इसके अलावे एक और बात हुई है, और वो ये हुई है कि अगर ये सब कुछ फॉलो नहीं होता है तो हम लोग वापस 1775 में जो है हम लोग वापस मिलेंगे फिलाडेल्फिया में, और हम लोग जो है फिर से इस इशू को टेकअप करेंगे। तो मेन टेक अवेज पहला कि इंग्लैंड टैक्स नहीं लगा सकता है, दूसरा कोर्सिव एक्ट्स वापस लो, अगर नहीं लोगे वापस तो हम तुम्हारा सामान का बॉयकॉट करेंगे, इंपोर्ट करना बंद कर देंगे, तीसरा कि हम कॉलोनियल मिलिशिया तैयार करेंगे, ट्रेन करेंगे, और चौथा कि अगर 1775 में हम वापस से मुआयना लेंगे कि कहाँ तक हमारा प्रोग्रेस पहुँचा है। तो ये हो गया फर्स्ट जो है कॉन्टिनेंटल कांग्रेस। सेकेंड, तो फर्स्ट कॉन्टिनेंटल कांग्रेस के बाद एक छोटा सा क्या हुआ कि स्किर्मिश हो गया लेक्सिंगटन और कॉनकॉर्ड में, जो है ये एक तरह से झगड़ा हो गया बिटवीन कॉलोनीज एंड ब्रिटिश आर्मी के बीच में। सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस 1776 में हुआ, सेम फिलाडेल्फिया में हुआ, ठीक है। और
इस पार्ट में क्या है कि इसमें कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिए गए, बट डिसीजन लेने से पहले कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पेपर्स है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहला इसी पीरियड में सेकेंड कॉन्टिनेंटल कांग्रेस में थॉमस पेन का एक पैम्पलेट था कॉमन सेंस, जो कि इंडिपेंडेंस को एडवोकेट करता था। उसमें उसने क्रिटिसाइज किया था कि किस तरह से किंग जॉर्ज III का जो रूल है वो किस तरह से डिकेड कर गया है, किस तरह से जो है वो अमेरिकन लोगों की भलाई में नहीं है। ठीक है, तो थॉमस पेन साथ में थॉमस जेफरसन ने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस का ड्राफ्ट लिखा है। ठीक है, फाइनली इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस बट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोनों में एक चीज कॉमन है कि ये लोग अपना जो इंडिपेंडेंस का जो लॉजिक है कहीं ना कहीं पुअर रूल बाय किंग जॉर्ज III को देते हैं, कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स का जो ट्रीटमेंट है उसको देते हैं, और कहीं ना कहीं स्टेट को क्रिटिसाइज करने को देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमने जो देखा था इनलाइटनमेंट आइडियाज़ का कि अगर स्टेट आपके रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करता है तो आप विरोध कर सकते हैं, वहाँ से ये आइडियाज़ कहीं ना कहीं बोरो है। और डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बात करता है इनएलिएनेबल राइट्स की, कि देर आर सम इनएलिएनेबल राइट्स, फॉर एग्जांपल लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस, राइट। आपको ये सुना हुआ लग रहा होगा। लॉके का फॉर एग्जांपल क्या करना है, देर आर सम नेचुरल राइट्स लाइक लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी वो बोलता है, बट डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस है। ठीक है, तो ये इनएलिएनेबल राइट्स है। जैसे लॉके बोलता है कि वो नेचुरल राइट्स है, भगवान के द्वारा दिया गया है, ये स्टेट नहीं दे रहा है हमको, इसीलिए स्टेट हमसे ये ले भी नहीं सकता है, क्योंकि स्टेट दे ही नहीं रहा है तो ले कैसे सकता है। बिल्कुल उसी तरह से जो ये आइडियाज़ हैं इनएलिएनेबल हैं, ये स्टेट नहीं ले सकता है। किस तरह की लिबर्टीज, लाइफ की, लिबर्टी की एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस की। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है हमको देखना कि इस तरह का राइटिंग्स है। इसके अलावे ये कॉन्टिनेंटल कांग्रेस इसलिए भी जाना जाता है कि इसमें इन लोगों ने ओपनली डिसाइड किया कि नाउ वी विल सपोर्ट वॉर, अगर अंग्रेज लड़ाई करना चाहेंगे वी विल सपोर्ट वॉर। तो इन लोगों ने लड़ाई करने के लिए रेडी किया, और इसका लीडरशिप जो है इन लोगों ने जॉर्ज वाशिंगटन को दिया। लड़ाई करने का लीडरशिप जॉर्ज वाशिंगटन को दिया। इसके बाद इन्होंने एक डिक्लेरेशन भी किया, वही जो मैं बता रहा था कि कॉज एंड नेसेसिटी टू टेकिंग अप आर्म्स। इन लोगों ने जस्टिफाई किया कि क्यों देयर इज ए नेसेसिटी टू टेक अप आर्म्स। ठीक है, और कॉज एंड नेसेसिटी टू टेक अप आर्म्स कहीं ना कहीं इस आइडिया को जस्टिफाई करता है कि अगर स्टेट आपके जनरल विल को पूरा नहीं करता है तो यू कैन रिवोल्ट, यू कैन एक्ट अगेंस्ट दैट स्टेट। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें। और इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स हम लोग देखते हैं इस सीरीज ऑफ वॉर, जो मैं बता रहा था कि 1775 ऑनवर्ड्स जो है 1783 तक एक सीरीज ऑफ वॉर्स चला है, जिसका देखिए वो पूछा नहीं जाएगा, इसलिए हम उसके डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए और उस फाइनली क्या हुआ है कि वो एक सीरीज ऑफ लड़ाई हुई है। ठीक है, जिसमें कि फाइनली कॉर्नवालिस ने यॉर्क टाउन में सरेंडर किया है। ठीक है, और उसके साथ वो लड़ाई एक तरह से मतलब फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि क्यों कॉलोनीज सक्सीड की, तो रीजंस फॉर सक्सेस हम लोग जरूर देखेंगे कि कॉलोनीज के सक्सेस का क्या कारण है। तो सबसे पहला कारण था कि ब्रिटिश जो है इस पूरी लड़ाई को अकेले लड़े हैं, ब्रिटिश अकेले लड़े हैं, जबकि फ्रेंच ने कॉलोनीज को साथ दिया है। फ्रेंच जो है वो एक तरह से बदला ले रहे थे उस 7 ईयर्स वॉर का, कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये था कि ठीक है हमारा तो गया बट हम तुम्हारा भी नहीं छोड़ेंगे।
ठीक है, तो वो उस आइडिया से प्रेरित थे। दूसरा जो है मोटिवेशन की बात है, ये लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, राइट, ये लोग फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ब्रिटिश क्या है, कॉलोनी रिस्टोर करने के लिए लड़ रहे हैं। तो दोनों का मोटिवेशन लेवल ही अलग है, ठीक है। तो वो एक सेकेंड कारण है। तीसरा कारण जो आप किसी भी लड़ाई में डाल सकते हैं, और वो होता है कि ब्रिटिश जनरल्स, जो भी पार्टी हारी है, उनके जनरल्स ने कई सारे मिलिट्री मिस्टेक्स किए। ये तो आप इन जनरल है, आप कहीं भी डाल सकते हो, तो वो भी आप कह सकते हो कि तीसरा कारण ये है। चौथा कारण जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ के अमेरिकन अपनी सॉइल पे लड़ रहे थे, आपको मानना पड़ेगा कि उस पीरियड में जो है ऐसा नहीं था कि एयरफोर्स से सप्लाई आ सकती थी, उस वक्त में अभी भी नेवल सप्लाई जा रही है। तो क्या है कि अटलांटिक क्रॉस करके सप्लाई प्रोवाइड करना अपने आप में काफ़ी कॉस्टली अफेयर है, टाइम कंज्यूमिंग अफेयर है कि नहीं। तो ये जो डिस्टेंस है बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए, ये जो डिस्टेंस है ये भी एक फैक्टर बना। डिस्टेंस बिटवीन इंग्लैंड एंड यूएसए जो है, ये इतने दूर से लड़ाई मेंटेन करना कहीं ना कहीं पॉसिबल नहीं था। तो ये सारे जो हैं इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जिसके कारण कि हम क्या देखते हैं, फाइनली यॉर्क टाउन में जो है कॉर्नवालिस जो उनका लीडरशिप कर रहा था ब्रिटिश का, उसने फाइनली यॉर्क टाउन में सरेंडर कर दिया। और 1783 में थ्रू ट्रीटी ऑफ पेरिस, ये पूरी की पूरी जो सीरीज है लड़ाई की, ये क्या हो जाती है, कंक्लूड हो जाती है। ओके, ये तो हमारा हो गया इनिशियल पार्ट। अब हम आते हैं इसके इम्पोर्टेंस को देखते हैं। तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन अपने आप में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए, क्योंकि ये अमेरिकन रिवॉल्यूशन है जिसने कि इसके बाद कई सारे कॉलोनियल इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को इंस्पायर किया। ये कॉलोनियल स्ट्रगल आप देख लीजिए, जो फर्स्ट वेव ऑफ कॉलोनाइजेशन हुआ था उन सब में भी हुआ, ठीक है, कॉलोनियल स्ट्रगल। तो लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज फ्री हुई, साथ में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये आइडियाज़ इंस्पायर हुए, इनलाइटनमेंट आइडियाज़ को इफेक्टिवली उन्होंने वहाँ पर मटीरियलाइज होते हुए देखा। तो ये चीज़ जो है अपने आप में, ये जो है दिस लेड टू अ सीरीज ऑफ रिवॉल्यूशंस को इंस्पायर किया, स्पेशली फ्रेंच रिवॉल्यूशन को एंड फ्रीडम स्ट्रगल को, जो कि हम लोग देखते हैं लैटिन अमेरिका में, ठीक है। तो कई सारे फ्रीडम स्ट्रगल और रिवॉल्यूशन लाइक फ्रेंच रिवॉल्यूशन के को इंस्पायर किया। ये एक और तरीके से इम्पॉर्टेंट है कि हम लिटरली इनलाइटनमेंट के आइडियाज़ को इनलाइटनमेंट आइडियाज़ को हम लोग मटीरियलाइज होते हुए देख रहे हैं, उनको अप्लाई करते हुए देख रहे हैं। अब अगर आप सोचें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि आइडियाज़ ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, जिसका कि यूज़ थॉमस पेन ने, थॉमस जेफरसन ने वो किया है, या लॉके का जो कॉन्सेप्ट है नेचुरल राइट्स का, वो हम देखते हैं लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस के फॉर्मेट में। इसके अलावे भी अगर आप देखिए तो हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्टार्ट होता है उसका प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। तो कहीं ना कहीं ये एक फीलिंग ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट देने की कोशिश करता है कि ये जो प्रियम्बल है ये लोगों के थ्रू लेजिटिमेसी लेता है। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वो भी कहीं ना कहीं क्या है, एक तरह से सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है कि हम लोगों ने मिलकर ये कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। तो कहीं ना कहीं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को जस्टिफाई करता है आइडियाज़ को। इसके अलावे आप वहां पर अगर देखिएगा तो डेमोक्रेसी लाया गया है। वर्ल्ड की पहली डेमोक्रेसी है यूएसए, और डेमोक्रेसी का मतलब सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, वो चीज़ हमें देखने को मिलता है। इनलाइटनमेंट आइडिया से अगर आप दूसरा देखें तो आप देखते हैं वहाँ की जुडिशरी काफ़ी स्ट्रांग है, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, इनके बीच में डिफरेंस है, सेपरेट सेपरेट हैं। तो ये जो चेक एंड बैलेंस है,
ये मोंटेस्क्यू का आइडिया है। मोंटेस्क्यू बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, तो ये वहाँ से आ रहा है, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की, हम जब बात करते हैं इनएलिएनेबल राइट्स की, लाइफ, लिबर्टी एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस की, तो वो कहीं ना कहीं जॉन लॉके के नेचुरल राइट्स से इमिनेट होता है कि नहीं। फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बना पहली बार, अमेरिकन फेडरल गवर्नमेंट में यूनियन जो है वो वीक है, स्टेट स्ट्रांग है, ठीक है। और इसका कारण क्या है कि कॉलोनीज एक जगह आके स्टेट बना रही हैं। स्टेट ने कन्वीनियंस के लिए सेंटर ने कन्वीनियंस के लिए स्टेट्स नहीं बनाए हैं, बल्कि ये स्टेट्स अलग अलग आकर अपना कुछ पावर गिव अप मार रहे हैं सेंटर के लिए। इसीलिए सेंटर वीक है फेडरल स्ट्रक्चर में और उनके स्टेट्स पावरफुल हैं, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। रिवॉल्यूशन में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन तो आप लोग याद रखिएगा ही। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि इस मिथ ने जो ब्रिटेन का जो कॉलोनियल एक्सपेंशन का जो फेज है, या जो एक मिथ है कि ब्रिटिश इनविंसिबिलिटी का, उसको भी शैटर किया है। इस पॉइंट के बाद से जो एक इशू इंपॉर्टेंट हो जाएगा यूएसए के लिए, वो है स्लेवरी का, जो कि हम लोग देखेंगे सिविल वॉर में। अमेरिकन सिविल वॉर में हम लोग स्लेवरी का इशू देखेंगे, और कैसे जो है स्लेवरी को रिमूव करने में लिंकन का क्या रोल है, वो सारा, अब्राहम लिंकन का, वो हम लोग सारा देखेंगे, ठीक है। साथ में किंग जॉर्ज III का ये एक तरह से ग्रेट डिफीट था, और मतलब ऑब्वियसली किंग ऑलरेडी जो था लिमिटेड था, बट अगेन उसका रोल फर्दर जो है, किंग का रोल जो है वो और ज़्यादा लिमिटेड हो गया है, ठीक है। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशंस हैं अमेरिकन रिवॉल्यूशन के वर्ल्ड हिस्ट्री में।